मैंने बताया था कि कोशिका के भीतर जीवद्रव्य पाया जाता है और जीवद्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक झिल्ली के बाहर तथा कोशिका झिल्ली के भीतर जो पदार्थ, द्रव पदार्थ भरा होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और केंद्रक के भीतर भी एक द्रव पाया जाता है, वो कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो आज हम देखते हैं कि केंद्रक की संरचना कैसी होती है। प्रत्येक कोशिका, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं सभी स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। तो केंद्रक की संरचना में क्या होता है? केंद्रक की संरचना में केंद्रक के बाहर एक इकाई झिल्ली का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है और ये इकाई झिल्ली जो होती है इसमें जगह जगह पर छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य का संबंध जो होता है वो कोशिका द्रव्य से बना रहता है। और ये झिल्ली जो होती है ये दोहरी होती है और इस झिल्ली क्या करती है? ये केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग करती है और केंद्रक के भीतर जो भी पदार्थ पाया जा रहा है उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ये क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक की संरचना में सबसे बाहरी आवरण जो दिखता है वो क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक का पहला भाग क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको केंद्रक कला भी कहते हैं। केंद्रक कला, कला माने भी झिल्ली ही होता है। जैसा कि तुम पहले जानते हो कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सामान्य रूप से सभी कोशिकाओं में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुकेंद्रकीय होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं भी पाया जाता है। जो मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं भी पाया जाता है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी वो केंद्रक रहित होती हैं। तो केंद्रक की संरचना में जो पहला भाग दिखाई देता है वो क्या होता है? केंद्रक का आवरण। इस आवरण को कहते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। ये किसकी बनी होती है? दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है और इसमें जगह जगह पर ये छिद्र पाए जाते हैं जिन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थ बाहर भीतर आते जाते रहते हैं। फिर इसके बाद इसके भीतर, केंद्रक के भीतर एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य या इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पारदर्शी, अर्ध तरल तथा कणिका युक्त तरल पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम्स, राइबोसोम्स, आरएनए, ये सब चीजें, क्रोमैटिन धागे, ये सब चीजें इसके भीतर पाई जाती हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, लंबी लंबी सी, कैसे भी बना दो ऐसे करके, ये धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो कहीं कहीं पर कुछ मोटी मोटी सी होती हैं, कहीं कहीं पर ये धागे मोटाई लिए हुए होते हैं थोड़े से, इस तरह से। इन धागों को हम कहते हैं क्रोमैटिन धागे, क्योंकि ये क्रोमैटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं इसलिए इनको कहते हैं क्रोमैटिन धागे। सामान्य रूप से तुमको ये उलझे हुए से दिखाई देंगे, लेकिन जब कोशिका विभाजन होना होता है तो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन का मतलब जब कोशिका बट रही होती है, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बन रही होती हैं, जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होनी होती है तो कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग दिखाई देने लगते हैं और इन टुकड़ों को हम उस समय कहते हैं गुणसूत्र। जब ये कोशिका विभाजन के समय ये अलग अलग
हो जाते हैं तभी इन्हीं को कहा जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स पर किसी भी जीव के जो लक्षण होते हैं शरीर में, उन लक्षणों को कोड के रूप में जीन्स पर ही पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो प्रत्येक जीव के लिए निश्चित होती है। एक ही जाति के सभी जीवों के लिए गुणसूत्रों की संख्या एक होती है, निश्चित होती है, और दूसरी जाति के जीवों में संख्या अलग हो सकती है। तो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर भी जातियों को पहचाना जा सकता है कि ये किस जाति के सदस्य हैं। तो एक ही जाति के सभी जीवों के गुणसूत्रों की संख्या एक जैसी होती है। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो 23 जोड़े कहा जाए या 46 गुणसूत्र कहा जाए, तो मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चाहे वो मनुष्य हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे धरती पर पाए जाने वाले जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है। जितने भी कुत्ते हैं उनमें से उनकी संख्या निश्चित है, जितनी भी बिल्लियां हैं उनकी संख्या निश्चित है। कुत्ते, बिल्ली और मनुष्य में तो अलग अलग होगी, लेकिन किसी एक ही जाति के भीतर जो होगी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो ये कहलाते हैं क्रोमैटिन धागे। इसके अलावा कुछ एक स्थान पर ऐसा होता है कि जीव द्रव्य जो होता है कुछ ज्यादा गाढ़ा होता है। एक स्थान पर जीव द्रव्य जो होता है वो कुछ ज्यादा गाढ़ा होता है, जिससे कि एक घेरा थोड़ा सा गोला बना हुआ एक अलग दिखाई देता है। इस गाढ़े या सघन जीव द्रव्य जहां केंद्रक द्रव्य जहां पर होता है, इस सघन जीव द्रव्य वाले स्थान को हम कहते हैं केंद्रिका। तो केंद्रक का चौथा भाग हो गया केंद्रिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस, तो ये चौथा भाग हो गया केंद्रिका। तो केंद्रक के कुल कितने भाग हो गए? केंद्रक में, केंद्रक की संरचना में कुल 4 भाग हो गए। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका। तो ये जो केंद्रिका होती है, यहां पर जो केंद्रक द्रव्य होता है कुछ अधिक गाढ़ा होता है, और किसी किसी कोशिका में 2 केंद्रिकाएं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर एक ही केंद्रिका होती है। और इस केंद्रिका में लगभग 85% प्रोटीन पदार्थ पाया जाता है, 10% RNA होता है और 5% लगभग DNA होता है। और ये केंद्रिका जो होती है वो राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती है। इस केंद्रिका का क्या काम है कि ये राइबोसोम का निर्माण करती है। अब चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रकीय पदार्थ जो होता है समस्त द्रव्य में फैला रहता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ये केंद्रिका नहीं पाई जाती। ये समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही केंद्रिका या न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रक की संरचना ये होती है, जिसमें केंद्रक की संरचना में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ये 4 भाग केंद्रक की संरचना में हमको दिखाई देते हैं। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला कार्य ये होता है कि केंद्रक जो होता है वो कोशिकाओं के भीतर जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तुमको बताया था जैसे कि किसी भी जगह पर या तुम्हारे घर में सब नियंत्रण कौन रखता है? तुम्हारे मम्मी पापा रखते हैं। स्कूल में नियंत्रण कौन रखता है? पूरे स्कूल की सभी गतिविधियों पर प्रिंसिपल रखता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री रखता है, देश में प्रधानमंत्री रखता है। उसी प्रकार से कोशिका के भीतर भी सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए कौन सा अंग होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक क्या कार्य करता है? कोशिका के भीतर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं या जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं या जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा कि केंद्रक में चूंकि DNA पाया जाता है और ये जीन्स पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर ही जीन्स होते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो इसलिए केंद्रक का एक काम ये भी हो गया कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी पहुंचाता है। तो ये भी एक केंद्रक का कार्य हो गया। तीसरा कि कोशिका विभाजन के समय नई नई कोशिकाओं को बनाने के लिए भी केंद्रक उत्तरदायी है, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है। जब शरीर कभी कब बढ़ेगा? जब शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी? जब कोशिकाएं विभाजित होंगी, 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है। तो ये सब केंद्रक के कार्य होते हैं। तो ये हो गई केंद्रक की संरचना।
तो एक कोशिकांग हो गया केंद्रक। अगला के कोशिकांग है, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव में, जो हमने तुमको पिछली बार लिस्ट दी थी पूरी 8-9 प्रकार के कोशिकांगों की, तो उनमें से एक हो गया ये केंद्रक। दूसरा होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं इंग्लिश में, अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ लंबी लंबी नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये केंद्रक झिल्ली से भी जुड़ी होती हैं और बाहर की तरफ ये कोशिका की कला जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे भी जुड़ी होती हैं। जैसे मान लो ये कोई केंद्रक झिल्ली है, हमने किनारे बना दिया है केंद्रक, ये सब केंद्रक वाला हिस्सा है, ये केंद्रक झिल्ली है, तो इसी से जुड़ी हुई होगी। ऐसे ऐसे करके नलिकाएं फैली रहती, किसी भी आकार में बना दो ऐसे करके, ये हो गया, इसी में से थोड़ा सा यहाँ से मिटा करके अगला जोड़ बना दो ऐसे करके, और फिर ऐसे करके ये बना दो, थोड़ा सा छोड़ के ये बढ़ो आगे, ये नीचे मुड़ जाओ आकर के, इस तरीके से यहाँ से जोड़ दो इसको। तो ये इस तरह से ये सारे द्रव्य में फैली रहती हैं। ये नलिकाएं, नलिकाओं जैसी रचनाएं जो होती हैं पूरे कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं, और ये बाहर की तरफ आकर के कभी कभी केंद्रक कोशिका जो होती है, कोशिका कला जो होती है, वो जुड़ जाती हैं। तो ये कहलाती हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म चपटी नलिकाओं के जाल के रूप में फैली रहती हैं। और इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पोर्टर। इनकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी, और 1945 में की थी। 1945 में अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। ये केंद्रक कला से भी जुड़ी हो सकती हैं, और इधर आगे आकर के बाहर इधर किनार को जहां पर भी कोशिका झिल्ली होगी या कोशिका कला होगी उससे भी जुड़ी हो सकती हैं। और ये तीन रूपों में पाई जाती हैं, या तो ये लंबी चपटी नलिकाओं के रूप में होंगी, या अंडाकार थैलियों के रूप में होंगी, यानी कहीं पर जो है ये ऐसे ऐसे भी पाई जा सकती हैं, गोल गोल अंडाकार थैलियों के रूप में भी पाई जा सकती हैं, थोड़ी लंबी लंबी सी। और शाखा युक्त नलिकाएं भी हो सकती हैं, यानी इनमें शाखाएं भी हो सकती हैं ऐसे करके। जैसे मान लो ये 2 शाखाएं हो गई इसकी, यहाँ पर ऐसे करके ये और बनी, तो ऐसे करके ये शाखाएं भी बन सकती हैं इसमें ऐसे करके। तो ये शाखा युक्त भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 रूपों में पाई जा सकती हैं, या तो लंबी तथा चपटी नलिकाओं के रूप में हो सकती हैं, या अंडाकार थैलियों के रूप में हो सकती हैं, या छोटी तथा शाखा युक्त नलिकाओं के रूप में भी पाई जा सकती हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अभी जो तुमने 3 पढ़ाई है रूप थे, 3 रूपों में पाई जा सकती हैं, अब ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला होता है रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका। रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER लिखा जाता है, ER, क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लिखने में परेशानी होती है, तो उसको शॉर्ट बना दिया गया ER। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ SM, स्मूथ ER।
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो बनी हुई यहाँ पर इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इनकी सतह पर कोई चीज नहीं पाई जा रही है। जो रफ अंतःप्रदवी जालिका होती है उसमें इसकी सतह पर कुछ गोली गोली जैसी दाने दाने जैसे चिपके रहते हैं। ये दाने किस चीज के होते हैं? ये होती हैं राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स के बारे में भी आगे पढ़ना है। यानी कुछ अंतःप्रदवी जालिका ऐसी होती है जिसकी सतह पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, चिपके रहते हैं। तो राइबोसोम्स के चिपके होने के कारण जो इनकी सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है। बहुत सारे दाने दाने से चिपके होंगे तो इनकी सतह कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। तो खुरदरी होने की वजह से ही इनको कहते हैं खुरदरी या रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका। इसको हम खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी कहते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका या रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका। तो जिन अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम चिपके होंगे उसको हम कहेंगे रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका, और जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं चिपके होंगे उसकी सतह कैसी होगी? समतल होगी, एकदम चिकनी होगी। इसलिए उस अंतःप्रदवी जालिका को हम कहेंगे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार की जो होती है इनमें कोई खास बात नहीं है कि अगर इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो सतह खुरदरी हो जाएगी, इस वजह से वो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कही जाती है। और जिसमें ये राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं वो कहलाती है स्मूथ अंतःप्रदवी जालिका। अब जैसे यहाँ पर है तो इतना हिस्सा ये क्या है? ये स्मूथ वाली हो गई। ये इधर का हिस्सा है ये क्या हो गई? ये खुरदरी वाली हो गई। तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और स्मूथ अंतःप्रदवी जालिका। अब इसके कार्य क्या होते हैं कि केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का परिवहन और कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक झिल्ली बनाने में सहायता करती है। जब कोशिका नई बनेगी तो वहां पर नया केंद्र भी बनेगा, और नया केंद्रक जो बनेगा तो उसके चारों एक नया आवरण भी बनाया जाएगा। तो उस आवरण को बनाने में यानी नई केंद्रक झिल्ली को बनाने में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये सहायता करती है। इधर का हिस्सा क्या है? ये केंद्रक था, केंद्रक झिल्ली से जोड़ के बनाई थी। ठीक है। और जो रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका है इस पर चूंकि राइबोसोम चिपके हुए हैं, और राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करने का काम करते हैं राइबोसोम्स। इसलिए जहां पर जो रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका होती है वो प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करती है। और जो ये चिकनी वाली अंतःप्रदवी जालिका है ये वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने में सहायता करती है। तो जो रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका है इस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। और जो ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है ये वसा और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायता करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हो गई ये अंतःप्रदवी जालिका। तो तुमने कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाले दो कोशिकांगों के बारे में आज पढ़ लिया। समझ में आया ठीक से? किसको भी कहां पर समझ में नहीं आया कुछ बताएगा? अगर जिसको समझ में ना आया हो बताओ। दो कोशिकांगों के बारे में तुमने पढ़ा, केंद्रक और अंतःप्रदवी जालिका। इसमें कहां पर समझ में नहीं आया था बताओ? सर जिसमें अभी पढ़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अभी मतलब ये अंतःप्रदवी जालिका वाला? देखो इसका नाम ही है अंतःप्रदवी जालिका, यानी ये द्रव में पाए जाने वाला एक जाल जैसी रचना होती है, नलिकाओं से मिलकर के बनती है और एक जाल जैसी रचनाएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों को करती है। तो इसको कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका, यानी जीव द्रव के भीतर पाई जाने वाली जालिका रूपी रचनाएं, तो इनको कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। चलो फिर आज अब इतना ही, हाँ शेष कल।